अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान फॉर द ईयर 2024-25 ये मेरा आज का टॉपिक है। और ये मौजू ये बनता है बेसिकली कि पाकिस्तानी माशत की मौजूदा सूरत हाल यानी जून 2025 में क्या है, और मैं ये डिस्कस करूँगा आज इकनॉमिक सर्वे जो है माशी जायज़ा जो है मौजूदा गवर्नमेंट ने जो 9 जून 2025 को जो है वो पेश किया, उसकी बेस पे ये सूरत हाल क्या है। पहला पार्ट गवर्नमेंट का क्लेम क्या है, और दूसरा पार्ट जो है हमने तजिया करना है कि ये क्लेम किस हद तक सही है। आपने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है हमेशा रोज़ी पिक्चर जो है पेश करती है, और अपोजिशन हमेशा उससे जो है वो उसकी नेगेटिव डायमेंशन जो है वो एक्सप्लोर करती है, हाईलाइट करती है। यही हमारी ट्रेडिशन है। 12 इकनॉमिक्स के स्टूडेंट की हैसियत से मैं एक कोशिश करूँगा कि इसका गैर जानबदाराना तजिया करूँ। उम्मीद है मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे। आज 17 जून 2025 दिन के 9:30 है। मैं एक दो दफ़ा लेक्चर ये जो है रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन मतलब बहुत लेंथी हो गया है, जिसकी वजह से मैंने डिलीट कर दिया। आज मैं कोशिश करूँगा कि इसे और प्रिसाइज शार्ट टू द पॉइंट करूँ, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स और टीचर्स और जर्नल जो रीडर्स हैं उनके लिए। आप लोगों की मेहरबानी कि पिछला मेरा जो है वो जो प्रोग्राम था आपने वो शेयर किया, सब्सक्राइब भी किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी लेक्चर आखिर तक देखेंगे और जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं हूँ प्रोफेसर शकील अब्बासी। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, है माशी जायज़ा 2024 और 25। अड्डी जो गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि मौजूदा इकानमी की पोजीशन बहुत बेहतर हुई है, और जो नारा था पीडीएम की जो गवर्नमेंट से अपोजिशन 47 की गवर्नमेंट कहती है, बहरहाल ये गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आए, और दिस इज़ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी प्रोग्राम। और जो बैलेंस है हमारी ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड में है, और हमारी एक्सपेंडिचर्स में है, और हमारी इनकम में है, उसमें ये बैलेंस जो है वो और इंटरनेशनल जो हमारा ट्रेड है वो सरप्लस है, उसकी वजह से ये जो है इम्प्रूवमेंट आई है। एनी हाउ इम्प्रूवमेंट क्या है, वो ये कहते हैं मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो हमारे बेहतर हुए हैं। और इस वाले से अगर बात करें तो वो कहती है जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा 2.68% है, और ये जीडीपी हमारी जो है स्टेबिलिटी इन फॉरेन जो जो, जो क्या नाम है एक्सचेंज रेट है रुपये और डॉलर का, उसमें 279 जो है रुपीज़ जो है वो जो रही है। तो हमारी जीडीपी जो 242 बिलियन होती थी आज से 1-2 साल पहले, वो शूट अप करके 411 जो है बिलियन डॉलर हो गई है। तो खासी इसमें जो है वर्टिकल जो है राइज आई है। और तो ये एक जो है इसी तरह सेविंग रेट हमारा 13.8 से जो है बढ़ के 14.1 जो है वो परसेंट ऑफ द जीडीपी हो गया है, जबकि इन्वेस्टमेंट जो है 13.1 से बढ़ के 13.8 शायद हो गई है। तो ये जो है अगर सेक्टर को देखें तो उसमें जो आपका उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। 3% जो है वो जो डेफिसिट जो है वो मेरा ख्याल है कम हो गए, 2.8% ऑफ जीडीपी जो है वो है। और इसमें जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है वो जो मर्चेंडाइज बैलेंस है, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो मेरा ख्याल है 22 अरब से बढ़ के 24 हुई है। इंपोर्ट तकरीबन उतनी ही है रही है 42 बिलियन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो हमारे ये भारत तजिए में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सरप्लस जो है फॉरेन ट्रेड में हमारा जो है वो शो हो रहा है करंट अकाउंट पे। और ये 1.9 बिलियन डॉलर जो है जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव जो है ये हुआ है। ये जो है डायमेंशंस हैं इकानमी के। तो गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि हम बेहतरी की तरफ आए हैं। अब हमारे पास लॉन्चिंग पैड है कि नेक्स्ट ईयर जो है हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर होगी। नहीं आओ अब ये जो है चीज़ें सामने रखते हुए हम जो है वो तजिया करते हैं कि गवर्नमेंट का क्लेम ये मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी और ये किस हद तक जो है वो बेहतर है। तो 1 बाय 1 जो है वो हम ये डिस्कस करती हैं, और फिर मैं एंड पे ओवरऑल जो है आपको बताऊंगा कि असल में कहानी में साथ साथ भी मैं बताऊंगा। तो अब ये सबसे पहले हम देखते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट को डाइसेक्ट करती हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि ये 2.68 जो है ग्रोथ रेट है। ये इसके जो मेन सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर, इसमें ग्रोथ रेट क्या है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट जो है ये 4.77 जो है ये शो किया गया है। और जो आपका इस वाले से
जो मैं बात करता जाऊँ कि ये तो शो हुआ है, लेकिन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका ग्रोथ रेट 1.4 रहा है। ये जो है ये इसका नेगेटिव डायमेंशन है। 4.77 ग्रोथ रेट जो है ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ रेट आया है, और ये अलार्मिंग सूरत हाल है हमारे लिए। स्मॉल स्केल और मीडियम जो है इंडिजिनस और ये उस हवाले से तो बेहतर है, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री हमारी है, सीमेंट है, शुगर है, ये इस तरह की ये जो इंडस्ट्रीज़ हमारी इसकी ये जो है ग्रोथ रेट कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फैली है। टैक्स कलेक्शन भी उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। ये दूसरे सेक्टर्स भी इफ़ेक्ट करेंगे। इंपोर्ट भी हमारी इसी वाले से कम है, हम आगे चल के जो बात बताएंगे। तो ये नेगेटिव जो है डायमेंशंस गवर्नमेंट नहीं बता रही। तो ये प्रोसीड्स में, गवर्नमेंट प्रोसीड्स में, एम्प्लॉयमेंट में और लॉन्ग रन पे जो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस वाले से ये थर्ड कंसेक्टिव ईयर है कि इसकी जो है ग्रोथ रेट जो है कम है। और इसमें जो है इलेक्ट्रिकल, फूड, स्टील, फार्मा, पेट्रोलियम जो है ये जो है और टेक्सटाइल, ये जो है इंडस्ट्री जो है हमारी थोड़ी सी इसमें ग्रोथ है, लेकिन बकाया जितनी भी हमारी जो वो उसमें कमी है। सर्विसेज सेक्टर की अगर बात करते हैं तो इसका बहुत बड़ा रोल है। इस 61% जो है इसका जीडीपी में शेयर है। इंडस्ट्री का मेरा ख्याल है हार्डली 18% है जो मैंने डिस्कस किया है, और ये कम है, ये बढ़ाना चाहिए। और ये इंजन ऑफ ग्रोथ होता है इंडस्ट्री में जो मशीनें बनेगी, जो और चीज़ें जो है बनेगी, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आएगी तो सर्विसेज सेक्टर इंप्रूव होगा, ये बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी, तो ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। लेकिन मैन जो है वो इंजन ऑफ ग्रोथ जो है, यानी देखें हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, और उस वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर ग्रोथ आएगी, इसमें ग्रोथ आएगी तो उसमें आएगी, उसमें आएगी तो इसमें आएगी, तो इंटरलिंक्ड है। एक में रिसेशन आएगा तो दूसरे में भी आएगा। तो शार्टली नेक्स्ट है सर्विसेज सेक्टर, इसका ग्रोथ रेट 2.91% रहा है। ये भी जो है उस वाले से कम है। सर्विसेज सेक्टर मैंने कहा है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, होलसेल, रिटेल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे जो हैं ये आपके मनी एंड बैंकिंग, ये सारे सेक्टर शामिल हैं। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में तो ग्रोथ आई है, लेकिन दूसरे सेक्टर ये सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ रेट भी जो है वो आपका बहुत कम है। आपका मनी जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर जो सेक्टर है, इसमें तो खासा मुनाफा कमाया गया है, मोर देन $600 बिलियन बाय द बैंक। और इतने ही गवर्नमेंट में जो है रेवेन्यू कलेक्शन में, टैक्सेस में यानी जो है वो इजाफा हुआ है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की सूरत हाल इससे गंभीर है। 0.5% जो है ग्रोथ रेट है। और इसमें जो है सबसे बड़ी जो है वो बात ये है कि इसमें आपके ये सेक्टर बड़ा सेक्टर है, 38% जो जॉब्स प्रोवाइड करता है, और वे ऑफ लाइफ ही नहीं है, मीन्स ऑफ लाइफ भी है। तो इसमें इसका शेयर जो है, इसमें पोल्ट्री फार्मिंग और लाइफ स्टॉक का शेयर जो है वो 63% है, यानी इस एग्रीकल्चर सेक्टर में, और 14% जीडीपी में है। बहुत बड़ा सा रोल है उसका। और ये असबे मामूल जो है ये जो ग्रोथ है 0.5, ये इन्हीं से जो लाइफ स्टॉक, डेयरी और ये पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह में जो है इम्प्रूवमेंट जो आई है उसकी वजह से ग्रोथ रेट शो हुआ है। बकाया सारे वीट है, जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था वो कम हुआ है। शुगर कैन है, राइस है, ये सारी हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होती हैं। लेकिन इसमें भी देखा गया है कि ये डियर व्यूज़ है, इसमें ये प्रोडक्टिविटी में जो है वो कमी आई है। फर्टिलाइज़र ऑफ टेक जो है वो कम हुई है, वाटर अवेलेबिलिटी कम हुई है। और मैं अगर वो डाटा बताऊंगा तो थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, पर मैं बता देता हूँ कि ये क्या है। ये प्रोडक्शन ऑफ मीट और वाटर अवेलेबिलिटी 114 मिलियन एकड़ फीट जो है ना, 138 जो थी ये वहाँ से कम हो गए 114 होगी। ये फर्टिलाइज़र ऑफ टेक जो है कम हो गई है। और एरिया अंडर कल्टिवेशन मैंने आपको बताया, और ये शुगर की इसकी कम हुई है। क्रेडिट अवेलेबिलिटी तकरीबन $2 ट्रिलियन जो $1,880 बिलियन रुपीज़, 15% जो है वो ज़्यादा हुई है।
ये थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है, लेकिन ये इसलिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी ज़्यादा हुई है कि फूड और ये आइटम जो हैं आपने देखा है उसमें वो तरक्की हुई है, उस साइड पे ये लोग जो हैं वो लगा रहे हैं। और एक और चीज़ जो नेगेटिव है कि बहुत सारी ये जो कर्जे जो हैं कमर्शियल बैंक भी दे रही है, ज़रूरी तरक्याती बैंक शायद इनमें से 1880 जो है जो अरब जो है रुपया है, नियर अबाउट 2 ट्रिलियन रुपीज़, इसमें से शायद 120 जो हैं ज़रूरी तरक्याती बैंक और फराम करता है। और ये लोग अब क्या कर रहे हैं कि गाड़ी ट्रैक्टर के लिए कर्जा लेते हैं, गाड़ी ख़रीद लेते हैं, ज़मीन जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लेती हैं, वहाँ से वो कोई शहर के अंदर जो ज़मीन वहाँ पे घर बना लेती हैं, वहाँ से किस्तें देते हैं। तो इस तरह की ये बाज़ार तो इधर ये इस तरह डाजिंग एलिमेंट जो है, चीटिंग है बेसिकली और सेक्टर में। तो ये नेक्स्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट इन सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह मैंने बताया कि ये बता रहे हैं कि सेविंग हमारी 14.1% हो गई है और 13% जो है 13.8% जो है हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है। ग्रास फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 13 ट्रिलियन जो है वो हो गई है। लेकिन जो नेगेटिव डायमेंशन है स्टिल जो है हमारा जो प्राइवेट सेक्टर उसकी इन्वेस्टमेंट इसमें सिर्फ 9.9% है और जो है 34% इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो अपनी जान छुड़वाए, प्राइवेट सेक्टर के हवाले ही काम करे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जहाँ बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है वहाँ पे आता है, दूसरी जगहों पर नहीं आता। तो ये एक जो है नेगेटिव चीज़ है। और ये पहली दफ़ा हमारी सेविंग जो है ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इससे ये इंडिकेट करता है कि हमने फॉरेन सेक्टर में जो हमारी सेविंग हुई है, बल्कि डेट जो है कर्जे हमने वापस किए हैं, शायद नियर अबाउट 1.2 बिलियन डॉलर ये जो है वापस हुए हैं। तो वहाँ से एक तो इम्पोर्ट जो है उसमें मेरा ख्याल है 36% जो है वो कमी हुई है और एक्सपोर्ट में शायद वो थोड़ा सा इजाफा हुआ है। तो इम्पोर्ट कम करके तो वहाँ से हमने सेव किया है। फिर जो है वो जो IMF ने 7 बिलियन डॉलर में से फर्स्ट ट्रांच 1.3 जो हैं जो स्टेबिलिटी और वो रिलायंस जो फंड है वो जो दिया है उसकी वजह से शायद ये हमें बचत हुई है। मुल्क के अंदर जो बचतें जो है वो पब्लिक सेक्टर की जो है गवर्नमेंट की वो बचत, चूँकि अखराजात कम हुए हैं रिड्यूस किए हैं ऑस्टेरिटी प्रोग्राम के तहत, इसलिए सेविंग। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो सेविंग ड्यू टू हायर इन्फ्लेशन जो कि 26% रहा है पिछले साल, वो कम हुई है। और ये एक जो है ये जो इसके नेगेटिव डायमेंशंस है। नेक्स्ट जो है वो चलते हैं फिजिकल जो है फिजिकल डेफिसिट, यानी गवर्नमेंट के वसूलियों में और अखराजात में जो है वो क्या हुआ है। तो प्राइमरी सरप्लस जो है हमारा ये 3% से करीब बढ़ा है GDP, और ये डेफिसिट जो था फिजिकल डेफिसिट 2.6% ये कम हुआ है GDP का। एक्सपेंडिचर्स 19% जो हैं बढ़े हैं और रेवेन्यूज 36 है। दिस इज़ गुड साइन। और ये एक्सपेंडिचर्स 16 ट्रिलियन किए और रेवेन्यू जो है 13 ट्रिलियन। और इसमें से इंटरेस्टिंग चीज़ जो है जो वसूली है गवर्नमेंट की, एक टैक्सेस के थ्रू होती है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेस में फेडरल गवर्नमेंट के जो है इनकम टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है और इस तरह के ये टैक्सेस हैं 5-6 जो NFC अवार्ड के तहत जो दिए जाते हैं। और नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो होती हैं जो गवर्नमेंट जो बिज़नेस करती है, पोस्ट ऑफिस चलाती है, एजुकेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वो इसमें जो है मददगार हुआ है, यानी 68% जो इंक्रीज़ आई है नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में, जबकि टैक्स रेवेन्यूज़ में 25% जो आई है। तो ये स्टेट बैंक का पाकिस्तान का जो है वो मुनाफा जो है बढ़ा है। दूसरी बात जो है वो लेवी जो पेट्रोलियम पे जो हुई है इजाफा हुआ है। डिविडेंड एंड रॉयल्टीज़ एंड गैस एंड ऑयल जो इसमें जो है वो इजाफा किया गया। तो इस तरह हमारे रेवेन्यूज जो हैं वो बढ़े हैं। तो रेवेन्यूज 36% और एक्सपेंडिचर 19%। तो ये मेरा ख्याल है 17% का डिफरेंस है, ये नेट इंक्रीज़ है। और तो ये M2 मनी जो है M2 से मुराद है मनी इन सर्कुलेशन और वो सेविंग अकाउंट में और जो है टाइम डिपॉजिट जो किए जाती हैं ये इसको M2 कहती हैं। इसमें 4% इजाफा हुआ है। और बैंकिंग का जो है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में जो इजाफा हुआ है 490 बिलियन रुपीज़ का इजाफा हुआ है और ये पिछले साल के 290 से जो है इसलिए ये जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है का गैप जो है ना वो कम हुआ है, बल्कि फर्स्ट टाइम सरप्लस हुआ है। अब हमें कम कर्जे लेने की
मिलेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट हम हमेशा जो डेफिसिट बजट बनाती हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो है वो अभी इकनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही है, स्टेबिलिटी की बात कर रही हैं। और स्टेबिलिटी ये इफ़ यू डोंट माइंड, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने वाले पहले इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती हैं, फिर स्टेबिलिटी होती है, फिर स्टेबिलिटी से इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। आपको पता है कि कौन कर रहा है, तो उसकी वजह से ये सारी इकानमी जो है वो आपकी जो है वो एक साइकिल में चली जाती है, लो एंड हाई अप पे चली जाती है। ये कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट की अगर बात करें, कैपिटल मार्केट जहाँ पे शेयर्स वगैरह जो है वो आपके वेल्थ जो है वो इस तरह एक्सचेंज होती है। कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें 50% जो इंक्रीज़ आई है, और ये इंक्रीज़ पॉलिसी रेट जो हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिस रेट पे कमर्शियल जो है बैंकों को कर्जे देता है, ये 11% किया है। IMF का पैकेज भी आ गया, 1.8 बिलियन ट्रांश जो है आउट ऑफ 7 बिलियन डॉलर अनाउंस अर्लियर बाय IMF। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 ट्रिलियन हो गई है। और नेशनल सेविंग सेंटर्स ने जो है नेट जो इनफ्लो था उसमें जो है वो 1.7 बिलियन का है। तो स्टेट स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ICCP जो है ना 38 सर्टिफिकेट्स जो हैं इशू किए हैं फॉर शरिया कंप्लायंस सिक्योरिटीज़। 6 न्यूज़ कंपनीज वर रजिस्टर्ड and number increased from 527 to 533। ये 6 कंपनीज जो हैं जो कैपिटलाइजेशन इसकी जो हुई है $66 बिलियन। इस वजह से कैपिटल मार्केट जो है वो कहते हैं कि रोबस्ट रही है, लेकिन फ्रीलांस इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये इसको इंजेक्ट किया गया, बाहर से सपोर्ट किया गया, और ये इंजेक्शन की वजह से यानी मार्केट में इंटरफेयर करके स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो बूम जो है लाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कोलैप्स हो गया है। शार्ट हनीमून ये यहाँ पे ऐसी कोई कहानी नहीं है। कुछ कंपनियों के रेट ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन अब चूँकि वो कंपनीज़ को मैंने कहा है अभी लार्ज जो स्केल जो मैन्युफैक्चरर जो हैं वो उनका मुनाफा कम हुआ है। तो यहाँ पे भी और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर से जो स्टॉक एक्सचेंज में है उसमें भी कमी हुई है ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और ये टेररिज्म जो है उसकी वजह से ये कम हुआ है। स्टॉक मार्केट हमारी बुनियादी तौर पे जो वो नहीं चल रही। नेक्स्ट है मनी मार्केट में अगर जो है वो देखें, जो बैंकिंग सेक्टर होता है जहाँ मनी एक्सचेंज होती है, ये पॉलिसी रेट कम होने की वजह से इसमें जो 22% था 11% हुआ है। तो इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है, और इन्फ्लेशन 4.7 बताते हैं, जो कि लास्ट ईयर का जो 26 जो है यानी 2023 का नेशनल फॉरेन एसेट्स जो हैं वो 1.2 बिलियन, वो मैंने कहा है जो बैलेंस वो पेमेंट या ट्रेड में जो है उस इम्प्रूवमेंट आई है वो उसमें इजाफा हुआ है। और नेशनल डोमेस्टिक एसेट्स में जो है वो कहते हैं 441 बिलियन का। ये एसेट्स क्या होती हैं, गवर्नमेंट ये जो जितने वो कर्जे देती है या जितने सिक्योरिटीज़ जो है वो बॉन्ड्स इशू करती हैं, ये सारे असासे हैं। प्राइवेट सेक्टर की बोरिंग 767 बिलियन जो है ये इसमें जो इंक्रीज़ आई है, यानी कंज्यूमर फाइनेंसिंग में 71 बिलियन जो है वो इजाफा हुआ है। M2 मनी जो है 4.5 बिलियन जो है रुपीज़ में इसमें इजाफा हुआ है। और ये सारी जो है चीज़ें जो है ये साइन है कि हाँ जी इकानमी में जो है वो, लेकिन उसकी एक रीज़न है। ये सारी जो है मैंने ऊपर भी ये बताया है कि प्राइवेट सेक्टर की बोरिंग क्यों हुई है। एक तो कोई लॉस में जा रही है, कुछ फूड आइटम के लिए जो है वो ख़रीदारी ये कर रही हैं। और जो अच्छी बात है वो ये है कि WALR वेटेड एवरेज ऑफ लैंडिंग रेट, WALR वेटेड एवरेज ऑफ लैंडिंग रेट, वो शरह जिस पे एक बैंक आपको कर्जा फराम करता है, ये लैंड करता है, और वो शरह WABR वेटेड एवरेज ऑफ बोरिंग रेट जिस पे आपसे आम लोगों से वो डिपॉजिट जो वसूल करता है उस पर जो सूद देता है उसको WABR, दोनों के फ़र्क को जो है ये शायद मनी स्प्रेड कहते हैं या मुनाफा कहते हैं। ये 7% यानी रहा है, और ये 10% से कम हो के 7% हुआ है। और ये अब जो है इन्वेस्टमेंट यानी मुल्क के अंदर जो है वो बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे चूँकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो
हमारा वो कार्डिल के तौर पे काम करता है, लिहाजा उनका मुनाफा तो बढ़ता जाता है और लोगों का मुनाफा जो है वो कम होता है, लेकिन इस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती। रीज़न ये है कि इससे गवर्नमेंट की तो बारिंग बढ़ रही है, और जैसा कि हम पढ़ेंगे डेट का, उसमें तो बारिंग का कवर में ड्यू टू अनसर्टेनिटी, और मार्केट में इतनी डिमांड भी नहीं है एशिया की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग वो जो इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आ रहे। नेक्स्ट जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ जो गवर्नमेंट बता रही है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में खातिर खा जो है वो कमी हुई है, और वो ये 4.2% CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक माह के लिए ये नोट करती है जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब मेथोडोलॉजी मैंने अपने गुज़िश्ता लेक्चर्स में 2 साल पहले मैंने आपको बताया था किस तरह कैलकुलेट करती है, ये कमी किस तरह आई है, ये बड़ी टेक्निकल बातें होती हैं। एक्सपर्ट जो है ना ये अकॉर्डिंगली एज पर द विशेज़ ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा कम शो करती हैं, उसमें डंडी मारती हैं। बहरहाल कितनी मारी है, डंडी मारी है या डंडा मारा है, तो ये तो 23 में 26% था, ये फ़ौरन किस तरह कम हो गया है। ग्राउंड रियलिटीज़ तो ये चीज़ ये जिसमें कंट्राडिक्शन नज़र आती है, ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है। कुछ अशिया की कीमतों में तो ज़रूर जो कमी हुई है, अगर आप देखें स्टेबिलिटी कुछ आई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह में, लेकिन वो कह रहे हैं हमने रिलीफ मैयर दिया है, तो रिलीफ मैयर इसीलिए दिया है कि आप ये महंगाई बहुत ज़्यादा थी। तो ये किस तरह जो है, तो मेरे नज़दीक ये CPI जो है ना, अब नई मेथोडोलॉजी है, ये अर्बन अलग होता है, फिर रूरल होता है, फिर उसका एवरेज जो है वेटेड जो है वो निकाला जाता है। तो इसमें अगर देखें तो CPI जो नेशनल लेवल का है 4.2%, और उसमें से अर्बन यानी शहरी इलाकों का 5.7% है, और रूरल इलाकों का 3.3% है। इसकी एवरेज निकाली गई है। लेकिन आगे जो है अगर डिटेल में जाएं तो इसमें फूड जो है वो जो अर्बन का जो है फूड एंड नॉन फूड जो है अर्बन 1.1 राइज की है, और रूरल -1.5 है। तो इस तरह जो है नॉन फूड का देखें तो अर्बन 9.1% है, और नॉन फूड जो है रूरल 8.3% है। तो ये जो रूरल है -1.5 यानी उसकी चीज़ बिल्कुल रिसेशन में गई है ये चीज़, ये तो इस वजह से इन्फ्लेशन आपका 4.2 नहीं है, बल्कि ये अगर देखा जाए तो 26 से ये हार्डली इन्फ्लेशन जो है तो तकरीबन 15% पे आया होगा, और अगर बहुत और रियायत करें तो 10% इससे कम नहीं है। लेकिन ये जो बता रही है 4.2%, दिस इज़ नॉट रिलायबल, और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा जो है डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स या माहिरीन हैं, लेकिन वो जो काबिल एतमाद हमारा डाटा नहीं है ड्यू टू सर्टन रीजंस। उनकी जो है जो मेथोडोलॉजी है वो बाज़ सूरतों में डिफेक्टेड है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्पेशली। तो बहरहाल नेक्स्ट जो है हमारा ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड जो है ये 24 ट्रिलियन जो इसमें इजाफा हुआ है 2% के हिसाब से। करंट अकाउंट बैलेंस हमारा 1.9 बिलियन जिस तरह मैंने बताया इसमें इजाफा हुआ है। फॉरेन रेमिटेंसेस में तो ये किसकी वजह से हुआ है, फॉरेन रेमिटेंसेस में हैरान कुन इजाफा हुआ है, और ये क्या हुआ है, ये तकरीबन 23 बिलियन डॉलर से जो है 32 बिलियन डॉलर जो है वो हो गया है। और आप जानते हैं कि PTI की प्रोटेस्ट किया था कि फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजें। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और 45 की नहीं है, इलेक्शन में रिगिंग हुई है, उनको जो इक़्तिदार से बाहर निकाला गया है उसकी वजह से। तो काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पे मिडल ईस्ट में चूँकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके असर रसूख काफ़ी है, तो वहाँ से ये रेमिटेंसेस जो है उसमें हैरान कुन इजाफा हुआ है। और दूसरा जो है इलीगल वे से वहाँ जो भेजते थे वो सख्ती की गई है, इसकी वजह से फॉरेन रेमिटेंसेस शूट हुए हैं। इसी वजह से ये सरप्लस फर्स्ट टाइम जो ये करंट अकाउंट जो है वो बैलेंस नेगेटिव था। और जबकि जो दूसरी साइड पे अगर देखें ये तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 26 बिलियन डॉलर रही हैं, 26 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट हैं, और इम्पोर्ट्स जो हैं वो 42 बिलियन डॉलर रही हैं। तो डिफरेंस ऑफ 16 बिलियन डॉलर यहाँ पे मौजूद है। तो हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं वो पहले मेरा ख्याल है 83 जो है 2019 में होती थी, और ये हमारी एक्सपोर्ट जो हैं कम हो गए। ये मेरा ख्याल है 38 या 48 बिलियन होती थी, तो ये भी अब 26 बिलियन है। तो इसमें कमी की गई है, और ये अच्छा नहीं है कि किसी भी इकानमी के लिए इंपोर्ट जब कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी इंडस्ट्री में जो ग्रोथ रेट है नेगेटिव इसीलिए है या स्लो इसीलिए है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर जब आप वो कम कर देते हैं। और एक्सपोर्ट जो है ज़ाहिर सी बात है
आपके पास जो चीज़ें महंगी हैं या एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है, ये देखें वो एग्रीकल्चर की हमारी एग्रो बेस्ड जो है वो है वो सारी चीज़ें, और उसमें भी नेट वेयर और बर्ड वेयर और इस तरह की जो चीज़ें जो हैं इसकी ग्रोथ में इजाफा हुआ है। बकाया कोई चीज़ जो है यानी हमारी ट्रेडिशनल जो है काटन रिलेटेड जो है एक्सपोर्ट और जो है राइस वगैरह ये इसकी हुई है, बकाया नहीं जो है वो बढ़ सकी। इसी तरह इंपोर्ट जो हैं वो हमारी बहुत बड़ी हैं और 8.1 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट पेट्रोलियम वगैरह की खाली जो इसमें इजाफा हुआ है। तो ये जो है ये इट इज़ ऑल कॉस्मेटिक। ये फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं क्यों बढ़े हैं, मैंने रीज़न बताया। एक्सपोर्ट जो हैं वो वहाँ पे, और ये रिसेशन है मुल्क में, और इसको कंट्रोल करके जो है आप नहीं वो कर सकते हैं, इंपोर्ट बढ़ानी पड़ेंगी और एक्सपोर्ट अगेन नहीं बढ़ा सके, नाकाम हुए हैं वही रवायती तौर पे। तो ये इसका जो है वो नेगेटिव जो है वो डायमेंशन है। इसी तरह अगर आप जो है पब्लिक डेट की बात करें, कर्ज़े जो हैं अवामी कर्ज़े ये तकरीबन 76,000 बिलियन रुपीज़ थे, इसमें से 51,518 ये बिलियन ये डोमेस्टिक हैं, मुल्क के अंदर से लिए गए हैं, यानी सेंट्रल बैंक से लिए गए हैं, और जो हैं 24,499 बिलियन जो है ये फ़ॉरेन से लिए गए हैं। और इनमें इंटरेस्ट जो है हमने जो अदा किया है 6,439 बिलियन यानी 6 ट्रिलियन के करीब, और डोमेस्टिक पे 5,783 बिलियन यानी जो फॉरेन डेट तकरीबन 20% से भी कम है। और ये और दूसरा जो है ये हमारा रिमेनिंग 80% जो है ये फॉरेन है। लॉन्ग टर्म बारिंग जो है वो की गई है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड की वजह से। तो एक्सटर्नल डिसबर्समेंट हमारी बहुत अच्छी है, 5.1 बिलियन जो है। तो ये जो जितना भी हमारा फॉरेन डेट जो है 87 जो है बिलियन डॉलर जो हैं, 87% जो हैं ये मल्टीलैटरल बाईलैटरल जो आता है। तो IMF वगैरह जो है वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है मिली है 1.03 जो है ये पब्लिक डेट। तो अलार्मिंग सूरत हाल है पब्लिक डेट है, इस पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जो है बजट में, ये इतनी जो है डिप्लीशन है, और ये मेरा ख्याल है नियर अबाउट 50% जो है वो जो हमारा बजट है ये हमारे कर्ज़ों और उसके सूद पे जा रहा है। और इस साल तो और सूरत हाल जो है घिनौनी है, और इंटरनल सर्कुलर डेट जो है वो मेरा ख्याल है 5-4-5 हज़ार अरब रुपया जो है, ये 4-5 हज़ार अरब जो है वो बड़ा है। और ये सही कहा है उमर अयूब ने कि इंटरनल डेट ट्रैप में है। तो बहरहाल ये नेक्स्ट जो है हम चलती है सोशल सेक्टर की तरफ। इसमें एजुकेशन है और पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2023 उसके मुताबिक 60.7% जो है हमारी लिटरेसी रेट है, तकरीबन उतना ही है जो पिछले साल था, कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई। अनसर्टेनिटी है जो ऑलरेडी, उसकी वजह ये है कि लोग जो हैं जो एजुकेटेड हैं जॉब नहीं मिलती, तो आम लोग जो हैं वो वहाँ पे वो डिस्करेज होते हैं, वो अपने बच्चों को फिर स्कूलों में नहीं भेजते, काम करवाते हैं। और स्पेशली ये जो KPK और सिंध और ये जो इलाके हैं और अब जो ये अफगान रेफ्यूजीज़ भी यहाँ पे हैं, सारे ये यहाँ पे पाकिस्तानी बन गए हैं अफगान रेफ्यूजीज़। तो ये जो है ये काम पे लगाती हैं बच्चों को। तो लिटरेसी रेट हमारा फिर मेल फीमेल का करें 68% है और 52% है, यानी हमारी अभी तक भी जो है 50% ख़वातीन जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है। और 7 न्यूक्लियर स्टेट में कहता होता हूँ कि 40% पॉपुलेशन वो अभी भी जो है वो जहालत सॉरी इसमें लिटरेसी रेट यानी उनका कम है। अर्बन जो है और रूरल की बात करें तो 74% अर्बन जो है शहरों में जो है लिटरेट है, और रूरल जो है 52% है, यानी वहाँ पे नाखानगी ज़्यादा है। और अगर सूबों की बात करें तो जो है ये फिर आपका बलूचिस्तान है और सिंध है, और इनमें जो है नाखानगी बहुत ज़्यादा है। और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ये 3.5 करोड़ जो बताई जाती हैं, इसमें से 38% मेल हैं और 69% फीमेल हैं। जबकि HED की एलोकेशन ये कहती हैं कि उन्हें 169 प्रोजेक्ट्स के लिए तकरीबन जो है 21 बिलियन फॉर 169 प्रोजेक्ट्स के लिए HED जो है वो उसको प्रोवाइड किया है, और उसमें से 12 जो अरब जो है लैपटॉप स्कीम के लिए रखा है। लेकिन लिटरेसी हमारा रूरल अर्बन की बात करें, जेंडर बायसनेस की बात करें और सूबों की बात करें, बाद सूबों में ये नाखानगी ज़्यादा है, बैलेंस आउट नहीं किया गया, ये अलार्मिंग हाल है।
और यानी ये हम पे ये बर्डन है, ये लोग सोशल सेक्टर पे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इस वाले से अगर देखा जाए तो SDG 3 ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 38 जो है वो एश्योर करता है कि क्वालिटी हेल्थ एंड एक्सेस इंटरवेंशन टू रिड्यूस मैल न्यूट्रिशन ये है। तो इस वजह से SDG 3 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 3 है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, SDG 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 ज़ीरो हंगर। तो इस वाले से ये हमारी हेल्थ की जो है लोकेशन ये बढ़ाई गई है, पहले 0.6 रही है काफ़ी ऐसा 0.9% है, और ये तकरीबन 9 बिलियन यानी नियर अबाउट 1 ट्रिलियन दफ़ा किया गया है। ट्रीट कैंसर पेशेंट्स, मेल न्यूट्रिशन, ड्रग कंट्रोल। वर्ल्ड बैंक ने जो है कुछ जो है $400 मिलियन जो है वो दिए हैं, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो IT बेस्ड जो है वो बढ़ाया जाए। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का रोल बहुत अच्छा है। 2600 जो स्टाफ है जो इनके जो हॉस्पिटल हैं कैंसर ट्रीटमेंट करती हैं, ये 40,000 न्यू पेशेंट की वो केयर की है, और 1 लाख इन्होंने प्रोसीजर जो हैं वो किए हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटल की बात करें तो ये हमारे यहाँ अभी जो है 7 न्यूक्लियर स्टेट में 16 से 96 जो है हॉस्पिटल हैं। BHU बेसिक हेल्थ यूनिट 5434, और इतने ही RHU रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 50 पर 1000, यानी जो 1 साल से पहले जितने बच्चे मर जाते हैं 1000 में से 50 फौत हो जाती हैं, ये बड़ा हाई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी भी 67.6% है, और रजिस्टर्ड डॉक्टर्स 3,19,572, ये 25 करोड़ आवाम के लिए बहुत थोड़े हैं। एवरेज जो है वो डॉक्टर पेशेंट एवरेज 1200 या 1300 है। तो ये वहीं पे है, हम खड़े हैं, बल्कि आबादी बढ़ने की वजह से नीचे जा रही हैं। और साथ ही ये साथ में आपको बताता जाऊँ कि ये पढ़े लिखे जो हैं डॉक्टर जो हैं, ये मैं पहले भी डाटा दे चुका हूँ, 2-2.5 लाख जो हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं 65% से ज़्यादा जो नंबर लेती हैं। दाखिला जिनका होता है 45,000। बहुत सारे लोग जो चाइना, रशिया या फ़ॉरन ये जो हैं सस्ते जो ममालिक हैं वहाँ पे MBBS करने जाती हैं, और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं 35 साल जो हैं इनकी, इनमें से ज़्यादातर जो हैं तकरीबन 20,000 जो हैं वो बेरोज़गार ही होती हैं हर साल। इंजीनियर्स की भी यही सूरत हाल है कि यहाँ पे तकरीबन 60,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स जो हैं बेरोज़गार फिर रहे हैं, और 20,000 30,000 रुपये पे जो है नौकरी कर रही है, जो कि फैक्ट्री चल नहीं रही, और गवर्नमेंट भी जो है वो जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रही। जैसा कि आपने देखा है तो कि ये इसीलिए एजुकेशन लिटरेसी रेट हमारा प्रमोट नहीं होता। कि अभी फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जो बजट 2025-26, उसमें तकरीबन ये नौकरियां जितनी भी हैं ये 10 डिवीजन्स अलाइड डिपार्टमेंट से जो हैं ये लाखों लोग, मेरे ख्याल 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो ये सरप्लस लोग पूल में रख रही हैं, या ये नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं। और ये एक जो है नेगेटिव चीज़ है। हमारी हॉस्पिटल्स में मेडिसिन्स नहीं हैं, डॉक्टर्स की एक्यूट शॉर्टेज है, प्राइवेट सेक्टर जो है फ्लीसिंग कर रहा है, बहुत कॉस्टली है। तो ये सारी इस पर्सपेक्टिव में और अद्वियात की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, डॉक्टर्स की प्राइवेट फ़ी जो है बढ़ी है, और दूसरे हॉस्पिटल चार्जेस जो है ना वो जिस तरह एक होटल होता है एक उस कमर्शियल बेस पे वो रन करते हैं। तो ये आबादी जो है हमारा वही है 2.6% जो है ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। और जो 7th पॉपुलेशन जो सेंसस हुई है 2023 उसके हवाले से 241.5 मिलियन अभी जो है वो बताती हैं 25 करोड़ से एक्सीड कर चुकी हैं। इसमें से जो कुछ ख्वातीन हैं कुछ मर्द हैं वो मैंने आपको डाटा दे दी है 52% और 48% है शायद। तो इसमें जो डाटा जो बता रही हैं वो ये है कि 15 से 29 साल की जो है ये जो यूथ है ये जो ग्रुप है इसके 26% है, और 15 से 59 जो वर्किंग एज ग्रुप है ये 52.3। ये बड़ी जो है पॉजिटिव चीज़ है। और इस वाले से गवर्नमेंट ने क्या दिया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर यूथ और एग्रीकल्चर बिजनेस जो है लॉन स्कीम जो है स्किल फॉर ऑल के तहत जो स्लोगन है उसके तहत 56,000 जो हैं ट्रेनिंग जो हैं वो 39 IT स्किल्स में और 35 इंडस्ट्रियल और 34 टेक्निकल स्किल्स में जो है इनको जो है वो ट्रेन किया गया है।
डिस्क्रिमिनेशन जो है अगेंस्ट जेंडर जो है इसको जो है वो डिस्करेज किया गया है। इसी तरह नई मार्केट जो है ये तकरीबन जो है वर्कर्स रजिस्ट्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड 72,381 चूँकि लोग आपने देखा है कि वो किश्तियों पे नाजायज़ तरीके से जा रहे थे यूनान और वो डूब गए हैं। ये बहुत बड़े हादसा हुए हैं गुज़श्ता साल। तो यूरोप में जापान में और मिडल ईस्ट में ये जो है नई नौकरियां जो हैं ढूंढी जा रही हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं यूथ जो हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 16,000 IT ट्रेंड जो है वो किए गए हैं प्रोफेशनल्स। और ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और सिस्को इसके तावन से किया गया है। और इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स 26 नए लाइसेंस जो है जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स हैं उनको दिए गए हैं। और ये इनकी तादाद जो है 2,266 हो गई है। तो ये इसको जो है टैकल करने की कोशिश की गई है अनएम्प्लॉयमेंट को। लेकिन स्टिल मैंने कहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोज़गार हैं, आम बंदे भी बेरोज़गार हैं। एक जो सेक्टर था वो था लेबर इंटेंसिव और वो था ये रियल इस्टेट का। उसमें चूँकि टैक्सेस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लगाए हैं उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट जो वो प्रोवाइड करती थी जॉब्स वो भी उन्होंने अपनी दरवाजे बंद कर दिए हैं। और ना इंडस्ट्री चल रही है, ना एग्रीकल्चर सेक्टर चल रहा है, ना सर्विसेज सेक्टर चल रहा है। इसकी वजह से आपकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो ये खासी मुल्क के अंदर बढ़ी है। गवर्नमेंट का बता रही है 4.5 मिलियन 45 लाख लोग हैं। लेकिन फ्रीलांस इकोनॉमिस्ट कहती हैं तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के लगभग जो हैं ये लोग बेरोज़गार हैं। और उसमें अगर डिसगाइज अनएम्प्लॉयड और दूसरे जो सीजनल वो अगर शामिल करें तो इससे कहीं ज़्यादा हैं। इसी वजह से मुल्क की GDP जो है ना उसमें इतना इजाफा नहीं होता। प्रोसीड्स में भी वो बहुत सारी और भी रीज़न्स हैं, ये भी इजाफा नहीं होता। और सोशल जो हैं इवल्स जो हैं लाइक जो डकैतियाँ और इस तरह की जो चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट ये सर्विसेज सेक्टर का बहुत बड़ा सेक्टर है। 18% शायद इसका जो है होलसेल एंड ट्रेड के बाद इसका शायद शेयर है उसमें। और इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस पर ये गवर्नमेंट आपको पता है PMLN की हमेशा इस पर जो है वो फोकस करती है। 161 बिलियन रुपीज़ 65 प्रोजेक्ट से और ये 14,480 किलोमीटर रोड बनाने, ये गुड साइन है, ये अच्छी बात है। और ये बनेंगे तो टूरिज़म भी प्रमोट होगा और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन और वो बेहतर होगी और एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो करेगा चूँकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ जो डायमेंशंस हैं, PIA का मुनाफा जो है इन्होंने 9 बिलियन जो शो किया चूँकि इन्होंने बेचना है। तो ये एक फनकारी मैं समझता हूँ कि वो शो की गई है। लेकिन एक उसमें ये भी है कि जो रूट्स कैंसिल किए हुए थे यूरोप में वो बहाल किए हैं और बहुत सारे इश्यूज जो मलेशिया और इन ममालिक के साथ थे उन्होंने सेटल किए हैं। और बहुत सारे PIA के एम्प्लॉयज़ को इन्होंने गोल्डन हैंडशेक दिया है, निकाला है। तो कुछ इम्प्रूवमेंट तो है लेकिन उतनी नहीं है कि 9 अरब जो है PNSC पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन खसारे में है। और साथ ही साथ मीडिया के हवाले से 139 इलेक्ट्रॉनिक जो हैं वो चैनल्स जो हैं वो जो मुल्क के अंदर काम कर रही हैं। इनका पेमरा ने सिर्फ 2.1 मिलियन जो है जो रेवेन्यू जो है कलेक्ट किया है। तो ये दिस इज़ अलार्मिंग जो है ये इनके चहेती हैं मीडिया वाले। और इसी के थ्रू जो है ये मुख्तलिफ जो है पार्टियों को कंट्रोल करती हैं, अपनी मर्ज़ी की खबरें जो एस्टैब्लिशमेंट लगवाती है। तो देयर इज़ जॉइंट वेंचर बिटवीन द ऑनर्स ऑफ दिस मीडिया हाउसेज और उसकी वजह से जो है ये टैक्स एवेजन करती हैं और वो उनकी बात सुनती हैं। तो जैसा कि आप देखती हैं कि TV चैनल पे पिछली गवर्नमेंट में जब PTI की गवर्नमेंट थी तो ये तलत हुसैन टाइप जो हैं ये लोग जो हैं ये आउट थे, जला वतन थे। अब जो दूसरे जो है वो ये जो आपने देखा है PTI की टीम जो है आउट कर दी गई है और बहुत सारे जो है वो भाग गए हैं, काशिफ अब्बासी है या जो भी है। तो ये इनको ऑफ यानी एयर कर दिया गया। रेलवे जो पाकिस्तान की दूसरी रीढ़ की हड्डी कहलाती है 449 लोकोमोटिव्स 9,791 किलोमीटर पे जो है ये काम करती है और इसने 65 बिलियन जो है वो अर्न किया है। लेकिन मुनाफे में भी थोड़ा इजाफा हुआ है। एयरपोर्ट का कासम जो है वो उसकी ये कार्गो जो है वो 33 मिलियन टन जो है ये केयर करती है लेकिन इसका मुनाफा भी कम हुआ है।
एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इस वक्त 46,000 से ज़्यादा मेगावाट से ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी है, और इसमें ये वो कह रही है कि अब लोड शेडिंग हमारी कम हो गई है। हमने मैनेजमेंट की है, IPPs के साथ बात की है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं, जो नेगेटिव डायमेंशंस ये हैं कि उसमें से कहती हैं कि वो टेक और पे वाली पॉलिसी है, वो जो रिज़र्व जो जब काम नहीं भी कर रहे IPPs जो हैं, और उनका शेयर में आपको बताता जाऊँ ये थर्मल का 55% है। और तो एक तो ये है कि सर्कुलर डेट इसकी वजह से मुल्क ये जो हैं 500 या 600 हज़ार जो है ये इसका बिलियन जो है ये सर्कुलर डेट हो गया है, और ये इसमें फंस गए हैं हम, और बिजली बहुत महंगी हो गई है। और बिजली के डायमेंशन ये है कि घरेलू इस्तेमाल में जो है 50% है, फिर जो है आपकी इंडस्ट्री है, तो ये जो इंडस्ट्री में और घरेलू इस्तेमाल में जो है ये भारत ये अगर वो करते हैं तो बेहतरी आती है, तो इस इकनॉमिक डेवलपमेंट आती है। और यहाँ पे लैंड लॉसेस जो हैं वो 16 to 18% है, ये नेगेटिव डायमेंशन है, इसको एड्रेस नहीं किया गया। और गैस के हवाले से ये बताएं कि इसका ये जो कंजम्पशन है इंडस्ट्री ज़्यादा यूज़ करती है, और उसके बाद फर्टिलाइज़र जो है यानी पावर सेक्टर में ज़्यादा यूज़ होती है, और ये डोमेस्टिक जो है वो फर्टिलाइज़र जो है, और कोल की कंजम्पशन जो है वो कम हुई है। तो ये अच्छी बात है, कोल की कंजम्पशन जो कम हुई है, पोल्यूशन जो है, तो ना एक साइड पे गवर्नमेंट कहती है एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी, दूसरी साइड पे ये करती है कि ये कोल और इस तरह की चीज़ें डिस्करेज करनी चाहिए। लेकिन न्यूक्लियर का और इसका जो है शेयर जो है रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर का, ये अभी जो है 4% या 7% है, ये बढ़ाना चाहिए, इधर तवज्जो नहीं दी। अच्छी बात यह है कि एनर्जी के जो है ये मुंडा डैम और ये दयामिर बादशाह और इसके लिए एलोकेशन जो है वो रखी गई थी, और नियर अबाउट कम्प्लीशन। तो जब ये आएंगे तो मेरा ख्याल है हाइडल का शेयर 24 से बढ़ के ऊपर जाएगा। साथ ही इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है सोलर को डिस्करेज कर रही है, और वो जो पॉलिसी इस तरह की बना रही हैं कि पर यूनिट लेते जो है वो कम रेट पे हैं, और शाम को वो ज़्यादा रेट पे लोग डिस्करेज हो रही हैं। हालांकि इसका ग्रोथ रेट एक अंदाजे के मुताबिक 600 मेगावाट तक जो है ना वो ये इन्होंने लोगों ने जो लगाए थे अपने घरों में सोलर सिस्टम, तो ये इन्होंने प्रोड्यूस किया है, लेकिन वो IPPs को नुकसान था, इस वजह से ये इनकी पॉलिसी है जो गलत पॉलिसी है। IT की बात करें तो ये कह रही है कि 541 मिलियन जो एक्सपोर्ट में इसने इजाफा किया है, और इसमें से फ्रीलांस जो है 400 मिलियन है। ये सेक्टर जो है बुनियादी तौर पे प्राइवेट सेक्टर यूथ ने ही प्रमोट किया था, लेकिन अब गवर्नमेंट आ गई है, वो अपना क्रेडिट अपने नाम लेती है, और वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो बनाया है, ई रोज़गार है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, टेलीकॉम सेक्टर जो है रेवेन्यूज़ के 803 बिलियन जो हैं वो रेवेन्यूज़ हैं, और मोबाइल यूज़र्स जो हैं ये तकरीबन 20 करोड़ जो है मुल्क के अंदर हैं। एक बंदे ने कहा कि सिम्स हैं, लेकिन उतनी नहीं है सर्विसेज। बहरहाल अब ओवरऑल जो हैं वो पाकिस्तान जो है वो सर्विसेज पुअर है, बहुत सारे लोग जो हैं ये भाग गए हैं, और वो आपको पता है फायर बाल ये स्लो हो गया है नेट, उसकी वजह से उन्हें बहुत लॉस हुआ है। तो ये वो डाटा जो है यहाँ पे नहीं है, कितने हज़ार जो हैं वो गए हैं, ये गवर्नमेंट नहीं बता रही। तो IT इस वाले से ये कहानी जो है वो सही नहीं लग रही। सोशल प्रोटेक्शन यानी ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, पाकिस्तान बैतुल माल, पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड, EOBI एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट, ये जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो मुलाजम होते हैं उनके लिए ये काम कर रही हैं। और ये एक अंदाजे के मुताबिक जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जब से शुरू हुआ है, इन्होंने तकरीबन 9.8 मिलियन जो है लोगों को, यानी 98 लाख लोगों को ये 2607 बिलियन यानी नियर अबाउट 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं वो इन लोगों को जो दिए हैं। और इसमें से ये जो एलोकेशन जो हुई है 5,098 ये 385 बिलियन जो है ये जो है डिस्बर्स हुआ है। PPF जो है पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन PPEF जो है इसने 2.91 बिलियन दिए हैं, और इसमें से 68% जो है ख़वातीन को दिए हैं, और डिसबर्समेंट जो है 79% पंजाब को, और जो सेल को 12%, KP के 5% और GB को 5%, ये यहाँ पे ये बाइसनेस है।
पाकिस्तान बैतुल माल जो है इसने 6 तकरीबन अरब रुपया दिया है, ज़कात से जो है वो 12 अरब। लेकिन ये सारी ये IMF की भी रिक्वायरमेंट है कि ये वेलफेयर का इस पर जो है वो काम करें। लेकिन ये वही लोग हैं जो बैतुल माल से भी मुस्तफ़ीद होते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से भी होती हैं। ये कोई डाटा हमारा रिलायबल नहीं है। 8 लाख PTI की गवर्नमेंट में जो है जिसमें ऑफिसर्स भी शामिल थे, मिस यूज़ होता है। और ये बुनियादी मकसद जो है रिहेबिलिटेशन होती है, लेकिन ये मंगते लोग जो हैं ये इनको प्रमोट करती हैं इस वाले से। और ये एलोकेशन जो है ये सारी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल अफिलिएशन, किस पार्टी से है, किस फैमिली से है, जो इन्फ्लुएंशियल से वो अपने जो है मुलाजमीन को भी दिलवाती हैं। तो ये इसमें ड्रॉबैक है। और इसकी बजाय अगर जो है कोई फैक्ट्रियाँ बना के छोटी छोटी या कोई और सासे दे के, जिस तरह सिलाई मशीन है, या उन्हें काम पे लगाएं, तालीम जो है स्किल दें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहाँ पे वो उस प्रोजेक्ट से भी लोग खाती हैं। नए लास्ट वन जो है वो क्लाइमेट जो है चेंज है। पाकिस्तान जो है जो उसका शेयर जो है ग्लोबल जो एमिशन ऑफ जो कार्बन है उसमें 1% भी नहीं है। लेकिन लाहौर जैसा इसका बड़ा जो है दूसरा बड़ा शहर जो है वो मेरा ख्याल है पहले नंबर पे जो है वो आ गया है। और दूसरे शहर भी, कराची भी, पेशावर भी, यहाँ पे भी पोल्यूशन जो है खासी। और सर्दियों के 2-3 माह तो वो आप कहती हैं फाग और वो स्मॉग जिसे कहती हैं, वो उसका इशू है। बहुत सारी बीमारियां आँखों की, दिल की, गुर्दों की जो हैं वो बढ़ रही हैं। लेकिन और ये WMO उसका कहना है कि ये 2024 जो है ये 124 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म मुल्क है। और इस वाले से गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है वो वाटर जो है वो कंजर्वेशन पे 2.2 मिलियन देंगे। उस वाले से ट्री प्लांटेशन जो है 1,30,000 जो है वो की जाएगी, यूथ को इंगेज किया जाएगा। और SME जो है डिसबर्समेंट है उसकी जो है वो 1,003 मिलियन मैची ग्रांट जो 371 जो है वो SME जो है वो प्रोजेक्ट्स के लिए दी जाएंगी। तो ये उसमें ख़वातीन जो हैं 38% होंगी। तो ये कुछ क्लाइमेट के बारे में है। लेकिन जब आप ट्रांसपोर्ट उसके बारे में इतने केयर नहीं करते, पुरानी मॉडल की गाड़ियाँ इंपोर्ट भी हो रही हैं, लोकल भी वो भी चल रही हैं, धुआं छोड़ रही हैं, दरख्त काटे जा रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। यहाँ लाहौर इसलिए जो है वो कहते हैं कि इंडिया से आ रहा है। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जो हैं केमिकल की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्लास्टिक बनाने वाली जो है वहाँ पे, अद्वियात बनाने वाली हैं वहाँ पे। तो ये सारी जो है फैक्ट्रियाँ वहाँ पे हैं। और ये बहुत सारी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, गली मोहल्लों में काम कर रही हैं, साइड पे काम कर रही हैं, और टैक्स वो नहीं देते। और वो जो उनके लिंक्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं। तो ये इस वजह से ये बहुत बड़ा जो है वो क्लाइमेट को जो है एक थ्रेट है। तो जो जेन्युइन जो चीज़ें हैं वो नहीं कर रहे। इससे पहले जो कसूर टेंट्रीज और वो बहुत पुराना इशू है। तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए, मैं शार्टली ये कहता हूँ कि ये रोज़ी पिक्चर जो है दिस इज़ नॉट रिलायबल। ठीक है इकनॉमिक स्टेबिलिटी, लेकिन ये फॉर टाइमिंग है। या पूरी इस्टेब्लिशमेंट और ये जो इलेक्शन जो है रिग हुए हैं वक्ती तौर पे, ये इसे यूँ समझें कि इस पाकिस्तान की इकानमी को जिस तरह एक मरीज़ को इंजेक्शन लगा के जो है वो स्मूथ किया जाता है। कहती हैं अब ये जो है स्टेरॉइड दे के कि हाँ जी बड़ा हल्दी है, तो ये इसी तरह के स्टेरॉइड दिए गए हैं। क्योंकि हकीकत ये है कि इनकम डिस्पैरिटी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ी है, रीजनल डिस्पैरिटी भी बढ़ी है। आपने देखा है हेल्थ में, एजुकेशन में, एलोकेशन में, हर जगह पे जो है वहाँ सिंध और वो क्या नाम है जो गिलगित बल्तिस्तान वो पीछे है। पॉवर्टी वर्ल्ड बैंक का जो है वो बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है। और ये सारी कहानियाँ हैं वो 2.5 जो है डॉलर पर अडल्ट पर डे की जो डेफिनेशन 46% पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी लाइन से नीचे चली गई है। और हमारा उधर जो है उनको एडजस्ट करने के सिलसिले में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और बैतुल माल जिसका जिक्र किया है वो तो उनकी जेबों में जाता है जो प्रोफेशनल्स हैं। तो ये पॉवर्टी का बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ी है वो भी मैंने डिस्कस किया है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है जॉबलेस हैं। और सामने भी नज़र आता है मार्केट में कि लोग किश्तियों में बैठ के जो है मुल्क से बाहर जा रही हैं, और वो भी पढ़े लिखे। दिस इज़ अलार्मिंग। इसको एड्रेस करना चाहिए। रिसेशन है मुल्क के अंदर, वो कहते हैं ग्रोथ है, ये रिसेशन है। रिसेशन देखें ना आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स भी, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर की भी जो मैन क्रॉप्स हैं वो कम हुई हैं, एरिया कल्टिवेशन कम हुई है, सर्विसेज सेक्टर का भी कम है। और GDP ग्रोथ रेट 2.68% है। ये कोई इतना नहीं है, ये 6% था जब पूरी दुनिया में कोविड जो है आया हुआ था।
तो अब ये इकानमी जो है, इसी तरह बैंकों के मुनाफे और पॉलिसी जो है रेट कम करने का मतलब ही यही है, रिसेशन की यही अलामतें होती हैं। तो इस रिसेशन से किस तरह निकला जा सकते हैं ये सोचना चाहिए। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये हमारा कहते हैं कि वे ऑफ लाइफ एंड मीन्स ऑफ लाइफ है, और इस पे फोकस करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जो वीट एरिया जो है वो भी अगर कम हो गया है, खाद का इस्तेमाल भी वो उसकी फर्टिलाइज़र जो यूटिलाइजेशन वो भी कम हो गई है, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी अगर ये कम हो गई है, तो फिर हम ये चीज़ें बाहर से मंगवाएंगे। जब वो मंगवाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारे जो कह रहे हैं $16 बिलियन, और वो भी फॉरेन रेमिटेंसेस इजाफे की वजह से बढ़े हैं। तो ये इस तरह होगा कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है आपके लिए कॉस्टली होगा अगर इसको एड्रेस ना किया गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी गए, बाहर से जो चीज़ आएगी, फिर महंगाई भी यहाँ पे होगी, शार्टेज भी होगी उसकी वजह से। तो ये जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा बैकबोन है, ये बहुत ही इसकी पोजीशन जो है वो कमज़ोर है। फार्मर्स जो हैं वो रुल रहे हैं और हुकूमत उनकी बात नहीं सुन रही, क्योंकि वो कहती हैं कि इनका PTI के साथ लिंक है। उन्हें जो है ये न्यूट्रल रह के सोचना चाहिए PTI के साथ है या नहीं है। बड़ा इस मुल्क के बाशिंदे हैं और उनकी जो है ये एड्रेस करेंगे। फार्मर्स जो हैं वो अगर जो कोई एक्टिविटी करेंगे तो ये हमारे लिए जो है उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये यूनिट्स को देखा जाए, उसके रीजंस क्या हैं। अदरवाइज ये ग्रोथ रेट नेक्स्ट ईयर हमारा जो है और कम होगा, चूँकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वो भी जो है काम नहीं करेंगी। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो है वो रिसेशन आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ये जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, अगर ये इनमें वो रिसेशन आएगा तो ये डिमांड कम करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर भी नहीं वो ग्रो करेगा। तो क्लाइमेट चैलेंजेस जो हैं वो जो हमारे जो हैं इसको जनरली एड्रेस किया जाए। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे अब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बड़ी बातें करती है, लेकिन उन्होंने जो एनवायरमेंटल इंजीनियर्स जो हैं वो इंगेज करने की कोशिश की है, वो शायद 100 या 200 के करीब जो वो भी वापस सीटें ले ली हैं। इधर जो है कैपिटल के अंदर अगर जो है वो जाएँ, CDA में एक भी एनवायरमेंटल इंजीनियर नहीं है। यहाँ पे MA इकनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ये जो है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में बैठाए हुए हैं। और एनवायरमेंटल साइंसिस के लोग केमिस्ट्री, बायो की जगह वो नहीं समझते, जबकि CDA वो वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोविजन ऑफ क्लीन वाटर और जो अंडरग्राउंड जो वाटर है, सीवेज जो है वो, और इसी तरह जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है आप ट्री प्लांटेशन और सोलर जो है वो टेक्नोलॉजी इस पे, और जो अच्छे डिज़ाइन है सिविल जो हैं वो इंजीनियरिंग के, ये तो एनवायरमेंटल इंजीनियर जो हैं वो करते हैं। एक भी नहीं है CDA के अंदर, जो कि कैपिटल के अंदर ये सूरत हाल है। साइडों की तो बात ही नहीं। और जो फॉरेस्ट्री में जिन्होंने वो किया हुआ है और जिन्होंने वाइल्ड लाइफ में किया हुआ है, इस तरह के लोग जो हैं। और वाइल्ड लाइफ की जो है वो परफॉर्मेंस ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो ज़ू था वो बंद हो गया, वो शेरों के वो पैसे भी खा गए हैं और वहाँ पे बू आ रही होती थी। तो कैपिटल के अंदर जो है वो ये सूरत हाल है। तो दरख्त काटे जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी जो हैं वो दंदनाती फिरती हैं, चूँकि बहुत सारे जो है लोग हैं गवर्नमेंट में, मैं नाम लेता हूँ, साद रफ़ीक साहब हैं, अलीम साहब हैं, इनकी सोसाइटी बनी गाला में तबाही उन्होंने फैला दी है सारी। DHA वाले भी आ गए हैं यहाँ पे। तो ये सारे जो हैं लोग जो हैं हाउसिंग नाम सोसाइटीज़ के नाम पे दरख्त जो हैं वो काट रही हैं, ज़मीन जो अरोड हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, और पंजाब में भी, मुल्तान में भी वो बाग आपने देखा है आमों के, और सरगोधे में भी यही है। और है तो ये सारी, और ट्रांसपोर्ट की तवज्जो दें, और ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। फिर इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कि ये इतनी रोज़ी कोई हमारी माशरत की सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है जो ये बेहतर की गई है, बल्कि तो अल्लाह ताला हमें जो है वो ये हिम्मत दे सच बोलने की, और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोच। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही प्रोफेसर शकील आपको खुदा हाफिज़ कहता है। जो है वो लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।